स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। तो नौका विहार काव्य की व्याख्या से पहले कवि का परिचय जान लें। सुमित्रानंद जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के पास कौसानी नामक गांव में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था और ये बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी। पहले तो इनका नाम गुसाई दत्त था, लेकिन बाद में इन्होंने बदलकर अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवि पंत जी के काव्य में कल्पना एवं भावों की कोमलता देखने को मिलती है। पंत जी के कविताओं में जो सौंदर्य की साधना इन्होंने की है वैसा इन्हें अन्यत्र मिलना कठिन है और इनके इसी सौंदर्य को देख करके, इनकी इसी रचनाओं को देख करके ही इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। बच्चों, इसका अर्थ बनाने से पहले इसकी संदर्भ को भी देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से यह कविता लिया गया है। तो इसमें पंत जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है और गंगा की कल्पना उन्होंने एक नारी अर्थात नायिका के रूप में किया है। कवि कहता है चारों ओर शांत, स्निग्ध मतलब तरल, ज्योत्सना, ज्योत्सना का अर्थ होगा चांदनी, उज्ज्वल मतलब सफ़ेद, यानी चारों तरफ शांत, तरल, उज्ज्वल सफ़ेद चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक मतलब होगा टकटकी लगाए, अनंत मतलब आकाश, नीरव का अर्थ होगा शांति जिस या बिल्कुल शांत या कोई शब्द जहाँ ना हो। भूतल, भूतल का अर्थ होगा धरातल। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है और पृथ्वी अत्यधिक शांत है। नीरव मतलब शांत है, अर्थात चारों ओर शांत, तरल, उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है और आकाश टकटकी लगाए हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी बिल्कुल शांत और शब्द रहित है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सैकत का अर्थ होगा बालू या रेत, सैया का अर्थ होगा बिस्तर, धवल का अर्थ होगा सफ़ेद, तनवंगी का अर्थ होगा पतले शरीर वाली या क्षीण धारा वाली। ग्रीष्म विरल इसका अर्थ होगा गर्मी से शिथिल पड़ी हुई या गर्मी से रुकी हुई। श्रांत का अर्थ होगा थकी हुई, क्लांत का अर्थ होगा पसीने से भरी हुई और निश्चल, निश्चल का अर्थ होगा प्रवाहहीन, यानी जिसका बहाव रुक गया हो। तो कवि कह रहे हैं कि चारों ओर शांति है, तरल और उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी को देख रहा है, पृथ्वी बिल्कुल शांत और शब्द रहित है और ऐसे शांत वातावरण में गंगा क्षीण धार वाली बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है, जैसे ऐसा लग रहा है मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद बिस्तर पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी, मुरझाई हुई और शांत लेटी हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। कवि आगे कह रहे हैं और गंगा के जल पे जो चांदनी पड़ रही है, जो चाँद का परछाई पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तपस्विनी
जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने शशि मुख यानी अपने चंद्रमुख को अपने ही मृदु करतल, मृदु मतलब कोमल, करतल मतलब हाथ, अपने ही कोमल हाथ से सर रखकर सोई हुई हो। और कुंतल का अर्थ होगा, देखिए यहाँ बाल, और जो लहरें छोटी छोटी बह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वे लहरें ही लहराते हुए उसके कोमल केश हैं या बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारा तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। कवि आगे कह रहा है, तारों भरे आकाश की चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो कोई गंगा रूपी तपस्विनी वाला गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। देखिए यहाँ नीलांबर है तो यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार इसलिए कि नीलांबर मतलब नीले आकाश को भी कहा गया है और नीलांबर नीले कपड़े को भी कहा गया है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जब ये लहर लहरा रहा है और उस पे जो आकाश की छाया पड़ रही है चांदनी की रोशनी में, तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला के आंचल हवा से लहरा रहे हों। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कवि आगे कह रहा है, आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी और बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है मानो लेटने के कारण उसकी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। वर्तुल मतलब टेढ़े मेढ़े, यानी जो लहरें हैं ऐसी प्रतीत हो रही हैं बहती हुई, ऐसे लग रहा है कि गंगा रूपी तपस्विनी के लेटने के कारण उसके कपड़ों पर सिलवटें पड़ गई हो या सिकुड़न सी आ गई हो। बच्चों इसमें रस शांत रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, छंद स्वच्छंद छंद है, अलंकार अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, उपमा और सांग रूपक है। इसमें गंगा की विशेषताओं को तपस्विनी बाला के रूप में प्रकट किया गया है। आगे देखते हैं, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सेपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाल चढ़ी उठा लंगर। कवि पंत कहते हैं कि चांदनी रात के पहले पहर में ही नौका विहार करने के लिए छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं और गंगा तट के सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट इतना सुंदर लग रहा है मानो ऐसा लग रहा है कि कोई खुली पड़ी रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी घूम रही हो। देखिए यहाँ ज्योत्सना का अर्थ होगा चांदनी, सीपी, सीपी का अर्थ होगा सीप, सिकता, यहाँ देखिए सिकता शब्द का अर्थ होगा बालू। अर्थात कवि कह रहे हैं चांदनी रात के प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए हम सभी एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि गंगा का तट इतना सुंदर लग रहा है जैसे मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात चांदनी भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ जाती हैं और उन्होंने अपने अपने लंगर भी उठा लिए हैं। पाले शब्द का अर्थ होगा नाव की गति को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर लगाई गई चादर। और देखिए यहाँ लंगर है तो लंगर शब्द का अर्थ होगा नाव को रोके रखने के लिए लोहे का बना कांटा। मृदु मंद मंद मंथर मंतर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। कभी कभी कह रहे हैं कि सभी ने अपने अपने लंगर उठा लिए हैं। तात्पर्य है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार से तट के लिए खुल गई हैं और जैसे ही लंगर उठता है छोटी छोटी नावें एक साथ अपने पाल रूपी पंख को खोलकर ऐसा लग रहा है कि वे सुंदर हंसिनियों के समान धीमी गति से गंगा में
तैरने लगती हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर। कवि आगे कह रहा है कि गंगा का जल इतना शांत है, इतना निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान हो रहा है। यहाँ देखिए, पुलिन शब्द का अर्थ हुआ किनारा, बिंब मतलब होता है परछाई। कह रहा है काला कांकर का राजभवन सोया लज में निज निश्चित प्रबंध, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो यह काला कांकर राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि गंगा का जो पानी है रात में इतना स्वच्छ, इतना साफ है कि उसमें जो काला कांकर राज्य का जो किला है उसकी परछाई जल में बहुत ही सुंदर दिख रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे राजभवन की यह परछाई पानी रूपी बिस्तर पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। अर्थात वह फिर से अपने ऐश्वर्य के दिनों को याद कर रहा है। आगे देखिए, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्तल। प्रस्तुत पंक्तियों में नौका विहार करने के दौरान गंगा की सुंदर छटा का वर्णन किया है कवि ने। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत कहते हैं कि नाव के चलने के कारण गंगा में जल की तरंगे उठती हैं। जल हिलोर का अर्थ होगा जल की तरंगे, अर्थात जब नाव पानी में चलती है शांत पानी में तो जो लहरें हिलती हैं, तो जो लहर उठती है, जो तरंगे उठती हैं, उसकी परछाई में आकाश की ऐसी पड़ रही है जैसे लग रहा है कि आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और तारक दल का अर्थ होगा तारों का समूह, और उस आकाश में जो तारे चमक रहे हैं उनकी परछाई पानी में जब बन रही है तो उसको देख के कवि को ऐसा आभास होता है मानो गंगा के भीतर यानी उसके जल के अंदर को प्रकाशित कर रहा है। ज्योतित का अर्थ होगा प्रकाशित, अंतस्थल का मतलब होता है गंगा के भीतर, यानी जो तारे हैं वो चमक रहे हैं और उनकी चमक तथा उनकी परछाई जब गंगा के पानी के अंदर जाती है तो कवि को ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे तारों का समूह आंखें खोलकर या आंखें बड़ी करके गंगा के पानी के भीतर कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, मल पैरती परी सी जल में कल, रूपहरे कचों में हो ओझल। कवि आगे कह रहे हैं कि गंगा में रह रहकर उठने वाली चंचल लहरें, यानी गंगा में कभी कभी लहरें उठ रही हैं जो धीरे धीरे नाव के चलने से थोड़ी तेज उठ रही हैं, लहर तो थोड़ी धीमी उठ रही हैं, तो रह रहकर जो चंचल लहरें उठ रही हैं ऐसा लग रहा है कि वे भी अपने आंचल के आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते हुए दीपक को छिपाकर लुकती छिपती सी, लुक छिप यानी लुकती छिपती सी प्रतीत हो रही हैं। अर्थात कभी कभी को उन तारों की परछाई को देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उस पानी के भीतर अपनी रोशनी को फैलाकर बड़ी बड़ी आँखों से कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं कभी ऐसा लग रहा है कि चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे दीपक को छिपाकर लुकती छिपती सी अर्थात लुका छिपी खेलती सी प्रतीत हो रही हैं। मल पैरती परी सी जल में कल, तो वहीं शुक्र तारा कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। शुक्र तारे की रोशनी तो ये होती है, आप सभी जानते हैं कि सबसे तेज चमकने वाला तारा शुक्र तारा है। तो जो शुक्र तारा है उस गंगा की परछाई में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सुंदर परी तैरती हुई दिखाई दे रही है और उसकी सफ़ेद चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना सुंदर है जैसे लग रहा है कि रुपहरे कचों यानी सुंदर बाल, यानी जो गंगा रूपी परी है
जब वह छिपती है तो ऐसा लग रहा है कि चांदी से चमकते उसके बाल भी चमक रहे हों। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो देखिए यहाँ तिर्यक शब्द का अर्थ होगा टेढ़ा। ये आगे कह रहे हैं कि गंगा के जल में चाँद का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वह लहरों के हिलने से, यानी जल के हिलने से जो लहरें हैं उसमें चाँद भी तिरछा या टेढ़ा दिखाई देने लगता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अपने ही यौवन से मुग्ध होकर कोई नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उसे बाहर कर देती है। तात्पर्य है कि जो लहरें हैं हिल रही हैं पानी की और उसमें जो परछाई चाँद की पड़ रही है तो कभी वो परछाई सीधी दिखती है तो कभी वो परछाई तिरछी दिखती है। तो कभी को ऐसा आभास होता है जैसे कि कोई नायिका है, कोई परी है जो अपने चेहरे को कभी दिखा रही है तो कभी छिपा ले रही है। तो जितना सुंदर इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है अन्यत्र और कोई नहीं कर पाया है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इसके आप काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं कि इस काव्य में कवि ने परछाई के माध्यम से आकाश, तारा और चंद्रमा के सौंदर्य को उभारने का प्रयास किया है। रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद छंद है, अलंकार है, इसमें देखिए उपमा है, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है और सबसे खास बात है कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। इसे कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। चपला का अर्थ होगा नाव, कगार का अर्थ होगा किनारा मतलब किनारा, कृस, कृस का अर्थ होगा दुबला पतला या दुर्बल, आलिंगन, आलिंगन का अर्थ होगा गले मिलना, अधीर, अधीर का अर्थ होगा व्याकुल, क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होगा वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। विटपमाल, विटपमाल मतलब पेड़ों की पंक्ति, भूरेखा मतलब भौह, अराल, अराल का मतलब होगा टेढ़ा, अपलक का अर्थ होगा बिना पलक झपकाए। अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों किनारों के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही सुंदर चित्रण अंकित किया है। कवि कह रहा है जब नाव गंगा के बीच में, बीच धार मतलब बीच धार में पहुंचती है, चपला मतलब नाव, तो जब कवि की नाव गंगा के बीच की धारा में पहुंचती है तो वहाँ चांदनी जो है चमकते हुए, वहाँ चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले किनारे, कगार मतलब किनारा, रेतीले किनारे पूरी तरह दिखाई नहीं देते और कवि को दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों। अर्थात जो किनारे हैं दोनों, वे कवि को ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो गंगा की धारा को पकड़ के उसे आलिंगन करना चाहते हों और जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला ली हैं। अधीर मतलब व्याकुल होकर। और दूर क्षितिज, क्षितिज वह स्थान है जहाँ आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं। तो दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर, यानी पंक्तियों में वृक्षों को देखकर को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे नीले आकाश की विशाल आँखों की तिरछी भ्रूरेखा मतलब तिरछी भौहें हैं जो धरती को अपलक, अपलक मतलब एकटक निहार रही हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। उर्मी मतलब धारा, उर मतलब हृदय। कवि आगे कहते हैं कि वहीं पास में एक द्वीप है
जो लहरों के प्रवाह की विपरीत दिशा को मोड़ रहा है, यानी जो लहरों को उनकी विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। और गंगा के बीच में स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हर ने निज विरह शोक, छाया की कोकी का विलोक। और वहीं गंगा के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं वह चकवा तो नहीं, जो भूल करके जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह ली है। विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। अर्थात कवि को दीप छोटा सा बालक प्रतीत होता है जो गंगा माता की छाती से लगकर सो रहा है। पक्षी दिखाई दे रहा है कवि को, वह उसे चकवा लग रहा है। अर्थात कवि को ऐसा लग रहा है कि जो पक्षी है वो चकवा पक्षी है जो अपनी प्रेयसी को पाना चाहता है और भूलवश अपनी ही छाया को देखकर वह अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं द्वारा द्वीप एवं पक्षी का वर्णन करके गंगा के सौंदर्य को और भी सुंदर बनाने का प्रयास किया है। रस देखिए बच्चों, इसमें श्रृंगार रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद छंद है, अलंकार अनुप्रास, उपमा रूपक, मानवीकरण और भ्रांतिमान भी है। आगे देखिए, पतवार घुमा अप्रत्न उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन निस्फार, बिखराती जल में तारहार। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। तो इसके कठिन शब्द क्या देखिए बच्चों, यहाँ प्रतनु का अर्थ होगा हल्का, यानी अब हल्का भार। और डाणो देखिए, यहाँ डाणो शब्द आया है तो इसका अर्थ होगा पतवार। और यहाँ देखिए मुक्ता फल, तो इसका अर्थ होगा मोतियों के फल। फेन स्फार, तो इसका अर्थ होगा झाग का समूह या बहुत ज़्यादा झाग। तो यहाँ पे देखिए कवि की नाव गंगा की बीस धारा में पहुँच गई है, और जब कोई नाव बीस धारा में पहुँचती है तो वहाँ पानी ज़्यादा होता है, और पानी ज़्यादा होने के कारण निश्चित रूप से नाव के भार में कमी आ जाती है, अर्थात नाव हल्का हो जाता है। तो इसी आधार पे कवि पंत जी कह रहे हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी की धारा में पहुंचती है तो उसका भार बहुत कम हो जाता है, प्रत्नो मतलब हल्का हो जाता है। तब उन्होंने पतवारों को घुमाकर वापस विपरीत धारा में मोड़ दिया, अर्थात वापस ही की तरफ वो चल दिए। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। अर्थात पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न होने लगा, और जो ये झाग उत्पन्न हो रहा था उसे देख के कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें से झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हों। तारहार मतलब तारों रूपी माला, यानी जो परछाई पड़ रही है, चंद्रमा की जो रोशनी पड़ रही है उन झागों पर, तो झाग भी मोतियों की तरह चमक रहे हैं, और ऐसी दशा में लग रहा है कि वो जो मोती है वो तारों की ही मोती है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों हाथों से जो पतवार हैं उन मोतियों को उड़ेल रहे हों। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। कवि आगे कह रहे हैं, पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की तरह, सांपों सी रलमल मतलब सांपों की तरह आगे की ओर रेंगती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। तात्पर्य यह है कि जब
नदी में नाव चल रहा है तो रात का समय है, पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन जब नाव चलता है तो उससे जो लहरें उठ रही हैं और चांदनी की जब रोशनी उस पर पड़ रही है तो लहरें बिल्कुल सांपों की तरह, ऐसे ऐसे होता है ना, ये सांपों की तरह चमकती हुई, नाचती हुई सी दिखाई दे रही हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे असंख्य रेखाएं खींची चली जा रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उठ झिलमिल। और इस तरह एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा की तरह, और तारे सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लताएं फल फूल रही हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कवि आगे कह रहे हैं कि अब हमारी नाव जो है किनारे की तरफ आ गई है, तो किनारे लौटते हुए कवि कह रहे हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से, लग्गी एक बल्ली होता है बांस का, जिससे कि पानी की था को नापा जाता है, नहीं पानी कितना है उसी लग्गी के सहारे नापा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए बड़े ही उत्साह से घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने बड़े ही कलात्मक ढंग से चाँद और तारों के रूप की अभिव्यक्ति की है। रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, छंद स्वच्छंद छंद है, अलंकार अंत्यानुप्रास, रूपक उपमा पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण है। आगे देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उड़के आलोकित सत विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। आलोकित का अर्थ होगा प्रकाशित, सत का अर्थ होगा 100, शाश्वत का अर्थ होगा अमर। इसका अर्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है और कवि की नाव जैसे जैसे किनारे आने लगती है वैसे वैसे कवि के मन में सैकड़ों विचार उठते हैं और उस विचारों में उसे ये प्रतीत होता है कि जैसे इस नदी के पानी का क्रम है वैसे ही संसार में जीवन का भी क्रम है। तो इसी का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि यह जो पैराग्राफ है आपका, जो ये पंक्तियाँ हैं इस कविता की, आपके नौका विहार पाठ की, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब आप अर्थ को ध्यान से देख लेंगे तो उसके जो प्रश्न दिए होंगे आप बड़े ही आराम से कर लेंगे। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे पर लगती है वैसे वैसे मेरे मन में, उर मतलब हृदय, मेरे मन में या मेरे हृदय में सैकड़ों विचार, सत मतलब सैकड़ों विचार आने लगते हैं या उठने लगते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो इस संसार का क्रम भी इसी जलधारा की तरह है। जिस प्रकार धारा शाही जग का क्रम, अर्थात जिस प्रकार धारा निरंतर लगातार बहती आ रही है, आगे बहती जाएगी और वो धारा बहकर आगे निकल जाएगी तो पीछे से कोई दूसरी धारा उस धारा का स्थान ले लेगी। उसी तरह इस संसार में लोगों का क्रम है, जीवन का क्रम है कि जीवन भी चलता रहता है, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर धीरे धीरे परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसी तरह यह धारा भी शुरू होती है हिमालय से और विलीन होती है जाके समुद्र में। तो धारा के समान ही मनुष्य का जीवन है और यह कभी न टूटने वाला क्रम है, अर्थात यह लगातार चलने वाला क्रम है। कवि आगे कह रहे हैं कि शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। अर्थात कवि कह रहे हैं आकाश का जो विस्तार है, विकास मतलब विस्तार, वो शाश्वत है अर्थात हमेशा रहने वाला है। चंद्रमा की
चांदी जैसी हंसी, रजत मतलब चांदी, हास मतलब हंसी या मुस्कुराहट, शशि का अर्थ होगा चंद्रमा। चंद्रमा की हंसी भी चांदी जैसी, अर्थात उसकी चांदनी भी चिरस्थायी है, अर्थात अमर है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और लहरों का जो विलास है अर्थात लहरों का जो ऐश्वर्य है वो हमेशा बना रहने वाला है। हे जगजीवन के कर्णधार, कवि आगे कह रहे हैं कि इस संसार रूप की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म और मृत्यु, जन्म मरण अर्थात जन्म और मृत्यु का कर्म बनाए रखते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्णधार जो है मल्लाह को कहा गया है, और यहाँ कर्णधार भगवान को कहा गया है, यानी ईश्वर को कहा गया है। जिस तरह मल्लाह नाव को लेकर पानी में चलता है तो फिर नाव से उस नदी को पार करा देता है, वैसे ही संसार रूपी नदी को पार कराने वाले ईश्वर हैं। तो ईश्वर भी इस संसार रूपी नाव में जीवन की गति को बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार जो है निरंतर होता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतदान। कवि बड़े ही चिंतित होकर आगे कहते हैं, मैं अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था, मुझे अपनी सत्ता का भी आभास नहीं था। जीवन शाश्वत है, और जिस तरह यह जलधारा है उसी तरह यह जीवन है, अर्थात गंगा का यह पानी या गंगा का यह जल, यह मुझे शाश्वत रूप से अमरत्व प्रदान करता रहेगा। तो कवि ने बड़े ही अनोखे ढंग से इस पंक्ति के माध्यम से जीवन की निरंतरता को समझा दिया है कि किस तरह कोई पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर मरण यानी मृत्यु हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। वैसे ही यह धारा भी पैदा होती है, बहती रहती है, फिर जाके समुद्र के संगम में मिल जाती है। तो हर वस्तु का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित समय होता है, जैसे कि इस संसार में इंसानों का है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन की नश्वरता को समझाया है। रस शांत है, इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। बच्चों, आपको सुमित्रा नंदन पंत की 3 कविताएं पढ़नी है। तो ये इनका पहला भाग नौका विहार है। अगले भाग में मैं बापू के प्रति पाठ को ले आऊँगी, और परिवर्तन सबसे अंत में रहेगा, क्योंकि परिवर्तन को इस बार आपकी यूपी बोर्ड ने हटा दिया है, तो वो रहेगा, लेकिन फ़िलहाल में इसके बाद आपका बापू के प्रति होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।